दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। इस देश के भीतर राजनेता को सत्ता न मिले तो लगता है उसके सपने टूट गए, लेकिन सपने आम व्यक्ति के टूटते हैं तो वो मौत के मुंह में चला जाता है। नेता बनने के बाद सांसद बनते हैं और सांसद बनने के बाद जनता जिन वादों को चाहती है पूरा करे, नेता वादे पूरा ना करे तो कहा जाता है चलिए छोटी सी भूल है, लेकिन जनता क्या करे। दस्तक में बात आज सबकी होगी, क्योंकि टूटते सपनों के भीतर सियासत एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ आम आदमी दूसरी तरफ खड़ा है, और इन दोनों के बीच अगर सपने टूटते हैं तो शुरुआत कहां से की जाए। सियासत माना यही जाता, बड़ी ताकत होती है इसमें। एक सपना आज लालू यादव का टूटा, लेकिन अब जुबान पर सिर्फ सांप्रदायिकता। वो हमारी पहचान ही है, सांप्रदायिक ताकतों को कुचल करके अपनी पहचान बनाने का। दिल्ली के गद्दी पर सांप्रदायिक ताकतें यहाँ विराजमान हो गई। हम सांप्रदायिक ताकतों के अत्याचार के विक्टिम हैं, जो आज रोड पर अभी भी हम हैं। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए आज जो दांत इनका खट्टा हो रहा है राज्यसभा में, अगर हम लोग ढीले हो गए होते तो बहुत सारा बिल यहाँ पास हो जाता। उनके एमपीओ को हरा, उनको रोकने के लिए हमने साथ दिया। हमारी प्राथमिकता वो है। लेकिन तरह तरह की बातें मैं जानता हूँ कि सांप्रदायिक ताकतें किस तरह से काम करती है। जगह जगह जो है, अब नाम लेने से नहीं, जो मीडिया में भी जो सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित है लोग बोलते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारे पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था। तो हमको सांप्रदायिकता के फन को कुचलने के लिए आज बिहार के लोगों के, बिहार के चुनाव पर सारे देश का निगाह लगा हुआ है। क्योंकि जो दहशत है इंटरनल, उसका बयान नहीं किया जा सकता है माइनॉरिटी में। सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुचलेंगे। सांप्रदायिकता को हटाओ, वो सौंधी करो वहां से। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल कई है, और इस कई मुश्किल में अगर एक तरफ सवाल सांप्रदायिकता विचारधारा का लेकर बिहार में एकजुटता के जरिए खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल है जंगल राज। एक शब्द सांप्रदायिकता, एक शब्द जंगल राज। अब बात जंगल राज की भी सुन लीजिए कि बिहार के लोग भी आशा भरी निगाहों से बदलाव की ओर देखते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की इतनी भारी जीत हुई थी। वो बदलाव नीतीश कुमार नहीं ला सकते, और वो भी लालू जी के कंधों पर, जहां अपहरण, जहां जंगल राज, जहां कुव्यवस्था, जहां भ्रष्टाचार, ये एक अनगिनत उसकी श्रृंखला रही है। ये नफरत के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध, ये जाति का समीकरण काम नहीं करेगा, जनता का समीकरण काम करेगा। इन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये तीनों पार्टियों ने बिहार का भला नहीं किया। आज अगर बिहार निचले पायदान पर खड़ा है तो यही तीनों जिम्मेवार है जो 65 साल राज किए। बिहार की सियासत का मिजाज जरा समझ लें, उस रिपोर्ट को हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ सवाल यह है कि सांप्रदायिकता शब्द, दूसरी तरफ सवाल यह है कि आपने डेवलपमेंट किया ही नहीं। जनता सोच रही है कि 1.5 बरस हो जाएंगे मोदी सरकार को केंद्र में, और मोदी शब्द बिहार के चुनाव में गूंजेगा। तमाम क्या मतलब, हम इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले सपने टूटते हैं तो क्या होता है। माँ बाप के सपने टूटते हैं, बच्चों के सपने टूटते हैं, और एक ऐसा शहर जो शिक्षा के नाम पर ही सपने बेचता है, मौत वहां हो जाए तो क्या होगा। रिपोर्ट देखिए। 4 जून झारखंड के एक छात्रा ने फांसी लगाई। 5 जून बदायूं के पिता बेटी ने आत्महत्या कर ली। 7 जून गाजियाबाद के एक छात्र ने फांसी लगाई। मौत का यह सिलसिला कोटा शहर का नया सच है। कोटा जो इंजीनियरिंग के छात्रों को जिंदगी के सुनहरे ख्वाब बेचता है, झट कोचिंग, पट एंट्रेंस और फिर लाखों की नौकरी। उसी कोटा शहर में वही छात्र खुदकुशी कर रहे हैं जो सुनहरे सपने लेकर पहुंचे। माँ बाप के सपने भी कोटा शहर में पहुंचने के बाद क्या टूट जाते हैं? क्योंकि बदायूं के पिता बेटी की खुदकुशी के साथ जो पर्ची मिली उसमें आर्थिक तंगी का जिक्र था। तो क्या सपने टूटने के बाद मौत के शहर में कोटा बदल रहा है? क्योंकि कोटा का सच यह है कि हर बरस 3 लाख छात्र जिस शहर में सुनहरे सपने पाले पहुंचते हैं, वही शहर सपनों के टूटने पर मौत अब बेचने लगा है। क्योंकि कोटा में कोचिंग संस्थानों की फीस हर बरस 50,000 से 1.5 लाख तक है। कोटा में रहने में 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए हर बरस खर्च हो ही जाते हैं। कोटा में आईआईटी की तैयारी करने वाले तकरीबन
35,000 बच्चों में से सफलता सिर्फ 2 से 2,500 बच्चों को ही मिल पाती है। यानी बाकी के लिए फिर तैयारी करना भी जरूरी है और मजबूरी भी वहीं पर रहना है, क्योंकि सपने पाल कर पहुंचे। ऐसे हम सुसाइड नहीं कर सकते। जैसे ये जरूरी नहीं है कि नंबर हमेशा ज़्यादा है, ये कम भी आया, इसे हमको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो क्या उम्मीदों के बोझ तले छात्र कभी कभी हकीकत की सख्त जमीन से टकराकर इस कदर टूटते हैं कि मौत को गले लगाने से नहीं चकते? ये तो गलत बात है, बच्चे को नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे डिप्रेशन में आकर ऐसा कर दें जो भी कर दें। और हमेशा दबाव रहता है, घर से भी दबाव रहता है कि भाई पढ़ाई करो, यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इन 4 मौतों का नहीं है। कोटा में हर बरस 1 दर्जन से ज्यादा छात्र खुदकुशी कर लेते हैं और वजह वही दबाव और डिप्रेशन है जिसे प्रतियोगी दौर में छात्र झेल नहीं पा रहे। दरअसल देश में कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा का हो चला है और बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिना कोचिंग के पास होना अब सपने सरीखा है। पहले कमजोर छात्र ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं, अब संपन्न छात्र सबसे पहले कोचिंग लेते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन इतना प्रेशर हो जाता है कि बच्चे को और कोई तरीका नहीं मिलता है, बच्चे सुसाइड पे चल जाते हैं। माँ बाप हर हाल में बच्चों को सफल देखना चाहते हैं और कोचिंग में भर्ती कराकर मान लेते हैं कि सुनहरा भविष्य तय है। लेकिन कठिन परीक्षाओं के इम्तिहान में फेल होकर या फिर मुश्किल तैयारियों के बीच खुद को तैयार न कर पाने के बीच छात्र डिप्रेशन में आते हैं। माँ बाप के सपने टूटते हैं और बच्चों के लिए सख्त जमीन उन्हें मौत की दिशा में ले जाती है। लेकिन कोटा में एक के बाद एक मौत के बाद अब सवाल यह उठ चला है कि क्या वाकई जो छात्र इस तरीके से खुदकुशी के दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें कोई रास्ता दिखलाएगा? क्योंकि जिंदगी की सफलता को नंबरों और प्रतियोगी परीक्षाओं के आश्रय तौलने वाले छात्रों को कोई यह नहीं बतलाता कि जिंदगी कुछ और भी है। लेकिन सच इतना क्रूर होगा, यह इस कोटा का नया सच है। संजय वर्मा, कोटा, आज तक। मुश्किल सपनों के टूटने की नहीं है, मुश्किल इस दौर में यह आकर खड़ी हो गई है कि जो राजनीतिक सत्ता ताकत के तौर पर चुनाव लड़ती है, जीतती है, उसके सामने युवाओं को या बच्चों को या छात्रों को किस दिशा में जाना, इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए राजनीति जिस लिहाज से सीढ़ियों पर आगे बढ़ती है उसमें बांट दिया जाता है अलग अलग खाकों में। लौटिए बिहार के चुनाव में, अभी तक क्या होते आया है, अगर उस दिशा में बिहार के चुनाव हो गए तो क्या होगा, जरा देखिए। उस लिहाज से समझिए तो यादव 14% है, मुस्लिम 16% है, कुर्मी 4% है। लालू यादव और नीतीश कुमार सोचेंगे ये वोट बैंक हमारे साथ खड़ा है, यानी 34% हमारे साथ है। दूसरी तरफ बीजेपी सोचेगी ऊंची जाति 14%, वेस्ट 6%, पासवान 6%, कुशवाहा, ये दोनों नेता उनके साथ हैं। इसे अगर एक साथ जोड़ दीजिएगा तो 30% वोट यहां पर है। और महादलित और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी जो है वो 24% है। वो कहां कैसे इन हिस्से में आ जाए, इस दिशा में लोग देखने लगेंगे। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लालू यादव के दौर को जंगल राज नीतीश ने ही कहा था। नीतीश को ही नेता आज लालू यादव ने मान लिया, दोनों एक साथ भी आ गए। लेकिन इन सबसे इतर पिछले 1-1.25 साल के भीतर जिस डेवलपमेंट का जिक्र हो रहा था वो इस देश के भीतर एक निराशा के तौर पर भी उभरा है, इससे भी इनकार नहीं हो सकता है। और जिसका जिक्र लालू यादव कह गए गाहे बगाहे में, जो अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जिक्र उसका भी हो रहा है इस देश के भीतर, इसीलिए ये गठजोड़ बन रहा है। तो क्या राजनीति इसी का नाम है? चलिए पहले रिपोर्ट दिखलाते हैं, फिर बताएंगे कुछ आस है अब भी। इधर प्रधानमंत्री मोदी का जादू और अमित शाह का चुनावी प्रबंधन, तो उधर नीतीश कुमार का ऑरा और लालू यादव की तिकड़ा। जी, बिहार चुनाव में जो हारा उसके राजनीतिक भविष्य पर अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा। नीतीश और लालू के लिए तो बिहार चुनाव उस महायुद्ध की तरह है जिसमें पराजय मिली तो फिर सियासत का कोई रास्ता भविष्य में सत्ता पर ला नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए बिहार चुनाव में हार यूपी और बंगाल ही नहीं बल्कि हर राज्य में इस मिथ को तोड़ देगी कि यह जोड़ी कहीं भी किसी भी हालात में बीजेपी को जीत दिला सकती है। मूलतः जिस प्रकार से बिहार में शासन चला है, नीतीश कुमार चला रहे हैं और लालू जी के गोद में बैठे हैं। और आप देख रहे हैं ये सब लोग वही हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में जनता ने छुट्टी की थी। यानी बिहार चुनाव की लड़ाई उस बीजेपी के साथ लालू नीतीश नहीं लड़ेंगे जिसके नायक सुशील मोदी या नंद किशोर यादव सरीखे
बिहार में बीजेपी के दर्जनों नेता हैं, क्योंकि तब मुस्लिम वोट बैंक के भीतर ये आवाज सुनाई देगी कि बीजेपी के साथ तो नीतीश ने भी न सिर्फ लंबा वक्त गुजारा, बल्कि गुजरात दंगों के वक्त भी नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने रहे। इसीलिए बीजेपी से इतर निशाने पर मोदी अमित शाह को लेने से दोनों नेता हिचक नहीं रहे हैं, और इसके संकेत आज भी मिले। इतिहास में हर चीज, हर तरह से ये जो हमारे साथी बैठे हैं अनवरत जीवन भर से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे संघर्ष को आप मेट नहीं सकते। आज भी ये परिस्थिति आई है, इस चुनौती का मुकाबला यही समाजवादी लोगों की जमात करेगी। तो बिहार चुनाव के केंद्र में मोदी ही रहेंगे, यह तो तय है, क्योंकि लालू नीतीश अगर मोदी को डर के तौर पर रखकर बिहार जीतने के सपनों को पालेंगे तो बीजेपी भी चाहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के औरे के आश्रय ही उसे भी बिहार में चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि तब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल को सामने रखकर लालू और नीतीश कुमार को टारगेट पर लेते हुए सत्ता हासिल करने का सपना पालने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी बिहार चुनाव में मोदी अमित शाह विकास के सवाल को उठाएंगे तो लालू नीतीश सांप्रदायिकता और विचारधारा का मुद्दा बनाएंगे। ऐसे में अब सवाल 3 है। पहला, क्या जातीय समीकरण ही बिहार में जीत हार तय करेगी? क्या विकास के मोदी मॉडल का हंगामा बिहार में भी गूंज पाएगा, या फिर इन सब के बीच कोई नई सियासी चुनावी रणनीति इस दौर में उभर जाएगी, जिसके संकेत बिहार में बहुत हल्के हल्के मिलने तो लगे हैं। कुछ नए हालात बनेंगे, कुछ नई पार्टियां बनेंगी, ये सवाल आखिर में इसलिए लाना पड़ा क्योंकि 2014 तो नीतीश कुमार अलग हो गए और लगातार मोदी जीतते चले गए। लेकिन इन सब के बीच बिहार में कुछ नई स्थिति क्या बन सकती है, हम एक एक करके आपको दिखला रहे हैं। हिंदुस्तान अवाम पार्टी जीतन राम मांझी बनाते हैं, पप्पू यादव जन अधिकार मंच बनाते हैं, नीलमणि समरस समाज पार्टी बनाते हैं। इनको है कि शायद राजनीतिक तौर पर अभी लोग निराश हैं, उस दिशा में अलग बढ़ जाए। मिराज खान मोहम्मद शमीम जनता दल राष्ट्रवादी पारंपरिक आरक्षण के खिलाफ है, महिलाओं को 50% आरक्षण देना जिसके पक्ष में है। प्रमोद नारायण पोद्दार एक भारतीय जनतांत्रिक जनता दल बना देते हैं, राजनेताओं के झूठे वादे अब जनता नहीं सहन करना चाहती है, इसका जिक्र करते हैं। और प्रभात कुमार राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी के साथ आए, इसमें आईटी प्रोफेशनल्स निकले हैं, यानी वो आईटी प्रोफेशनल्स उस तरीके से निकले हैं, नौकरी छोड़कर आए हैं, जिन्हें लग रहा है कि शायद एक नई राजनीति करवट लेगी। ये सारे संकेत बतलाते हैं कि एक तरफ पारंपरिक राजनीति है और दूसरी तरफ एक नई राजनीति की आहट है। क्या बिहार उस दिशा में जा पाएगा? अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जनता के भीतर का सवाल यह है कि चलिए आप सत्ता में आ जाइए, सरकार बन गई आपकी, लेकिन आप करते क्या हैं? देख लीजिए क्या करते हैं सांसद बनने के बाद और क्या हो रहा है बीते 1 साल में। चुनावी जीत के बाद जनता का ख्याल होता किसे है या कितना किया जाता है, उसकी पहली मिसाल अगर साल पूरा होने के बाद भी 228 सांसदों के सांसद निधि से खर्च 0 है, तो दूसरा सच यह भी है कि देश में आदर्श गांव खुद सांसद अपने क्षेत्र में बना ले, प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना भी साल भर बाद भी अधूरा ही है। आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सांसदों से गुजारिश की थी, एक गांव आदर्श गांव बनाएं, गोद ले लें। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जोर शोर से सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च भी हुई और अब 1 साल पूरा होने को आ रहा है और तकरीबन 108 सांसदों ने अभी तक कोई गांव गोद नहीं लिया है और मोदी की उम्मीदों को करारा झटका उनके अपने सांसदों ने भी दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, विज्ञान व तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन और शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कोई गांव गोद नहीं लिया। दिल्ली के किसी सांसद ने कोई गांव आधिकारिक तौर पर गोद नहीं लिया। जिन 85% सांसदों ने गांव गोद भी लिए, वहां खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि योजना के तहत आदर्श गांव के लिए अलग से फंड की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी काम को करने के लिए फंड की जरूरत है, तो ये स्कीम ऐसी है, इसमें फंड का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, बॉम्बे में तो ले लिए। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, जनता किस रूप में भरोसा करे। प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं 15 अगस्त के दिन, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। जो लोग सरोकार के साथ समाज के भीतर भी काम कर रहे हैं, सियासत ने उसे भी धर दबोचा है। मसलन संघ प्रमुख मोहन भागवत Z+ की सिक्योरिटी में, बाबा रामदेव CISF की सुरक्षा में, पतंजलि भी CISF की सुरक्षा में होगी। कई सवाल निकल रहे हैं लगातार, क्या CISF की सुरक्षा हो या Z+ हो,
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब आपके सरोकार जनता से रहते हैं तो ये ऐसे संगठन चलाते हैं जिसके जरिए मैसेज सत्ता के भी खिलाफ जा सकता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में भी जा सकता है। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं सूचना के तौर पर केंद्र चाहता भी होगा कि उस तक पहुंच जाए, तो एक सुरक्षा दायरा माना जाता है, इसलिए भी होता है। लेकिन सुरक्षा दायरा कैसा भी बने, राज्य अगर आपस में ही भिड़ पड़ेंगे तो फिर जनता का क्या होगा। 1 2 3 राज्य, स्थिति देखिए। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच भले 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हो, लेकिन दोनों जगह पर राजनीतिक ड्रामे का सिरा एक जैसा ही हो चला है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं मिला, लिहाजा हक के सवाल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच पहले दिन से तानातानी चल रही है। और उधर आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना पूर्ण राज्य के तौर पर बन तो गया, लेकिन वहां विधान परिषद में अपनी पार्टी के वर्चस्व के लिए चंद्रबाबू नायडू कथित तौर पर कैश फॉर वोट कांड में फंस गए। एक ऑडियो टेप में नायडू तेलंगाना विधान परिषद में वोट देने के लिए टीडीपी के मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। हाल यह है कि तेलंगाना के गृह मंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री भी नोट के बदले वोट मामले में चंद्रबाबू को अभियुक्त बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ टीडीपी ने विशाखापट्टनम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के खिलाफ इस आरोप में एफआईआर दर्ज की है कि उन्होंने जानबूझकर नायडू को बदनाम करने के लिए ऑडियो टेप रिलीज कर दिया। इधर दिल्ली में सीएनजी फिटनेस घोटाले में दिल्ली सरकार उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ केस करने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस मामले में मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। सरकार यह भी पूछेगी कि भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। और उसके बाद सीबीआई अपनी रिपोर्ट खुद देती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट को कहती है कि इस पूरे मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो उन्होंने गलत तरीके से इस पूरे मामले को बंद करने का फैसला किया। हर कोई अपने तर्ज पर अपने अनुकूल स्थिति चाहता है। मेक इन इंडिया का नारा प्रधानमंत्री ने दिया। वडोदरा में 1111 कमल के फूल लाए गए, यज्ञ किया गया और कहा गया कि कमल पर तो लक्ष्मी सवार रहती है, एफडीआई आएगी, उसके जरिए मेक इन इंडिया सफल हो जाए। आज के दिन एक बड़ा कदम उठा है। लालू प्रसाद यादव जो हमेशा नीतीश कुमार को छोटे भाई के तौर पर देखते थे या अपने से छोटे राजनेता के तौर पर देखते थे, उनका नेतृत्व आरजेडी ने स्वीकार किया है आने वाले विधानसभा चुनाव में। लालू जी, आपकी पार्टी के लोग ही आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, वजह? ये बात देखिए, ये बिहार की राजनीति नहीं, यह देश की राजनीति का भविष्य का शुभारंभ होने जा रहा है बिहार में। पहले जो चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव विशेष तरह का अलग चुनाव है और बिहार गांव-गांव में सेकुलर, कॉशस, जागरूक कार्यकर्ता लोग हैं। बिहार के लोग, बिहारी लोग इनको कहते हैं। तो इनको बहुत बड़ा तमाचा मारा है ये कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस ने। इलेक्शन में मिसलीड एंड और चीट किया वोटरों को, सिर्फ बिहार को ही नहीं, पूरे देश को। तो बिहार को समझने में देर नहीं लगता है, नेताओं को, राजनीति को। तो पूरे इंतजार में बैठे हुए हैं कि चुनाव कब आए जो हम बदला लें इनका बिहार में। इसलिए आप देखेंगे कि हर तरह का कुर्बानी क्या मतलब हम कोई सेक्रीफाइस, कोई भी फ्यूचर में भी, आज भी मैं बोल रहा हूँ, और हमारा सीधा निशाना सांप्रदायिकता है। ये खाज और खुजली और कोड़ है देश के लिए, कम्युनलिज्म। तो इसके खिलाफ हमको लड़ना है। पूरा मुल्क वाच कर रहा है, पूरा मुल्क, बिहार के रिजल्ट से, बिहार के नतीजा से, बिहार के राजनीति से। पूरा जो हवा चलेगा इस बार, पुरवैया हवा, वो चारों तरफ वो फैलेगा। लेकिन लालू जी, बीजेपी का कहना है कि ये सत्ता के लिए, चूंकि वजूद खत्म हो रहा था आरजेडी का, जेडीयू का, इसलिए आप दोनों ने हाथ मिला दिया। वरना कभी वो कहते थे बिहार में जंगल राज यानी लालू प्रसाद यादव, और आप कहते थे नीतीश के दांत में पेट है, पेट में दांत है। बात सुनिए ना, ये जो सुशील मोदी है या जो भी है, बीजेपी है, जितना भी लोग है, सत्ता के लिए नहीं हम खड़े हुए हैं। अगर सत्ता की बात होती तो फिर मैं कोई ना कोई बात रखता, छिपा कर रखता, लेकिन हमने खुला मतदाताओं के भ्रम को हमने तोड़ा कि भाई हम उम्मीदवार नहीं हैं और कोई आदमी नहीं है हमारे घर में भी। जब होगा, होना होगा, जब समय आएगा देखा जाएगा। अभी तो विशेष लड़ाई है
सांप्रदायिकता के फन को कुचलना है, फन जो है। तो और ये काम कर, अगर हम बिहार में अगर हम ढीले हो गए तो हमको याद आ रहा है ज्योति बाबू का बात। कॉमरेड ज्योति बाबू लेफ्ट के लोग जो क्लास स्ट्रगल में उनका कंसेप्ट था, विश्वास था, और कास्ट वाली लड़ाई, मंडल वाली लड़ाई जब हम सोशल जस्टिस का हम लोगों ने छेड़ा तो क्लास स्ट्रगल टूटा। लेकिन ज्योति बाबू ने जो हम लोग को और हमारे जैसे मुलायम सिंह जी को सबको समर्थन इसलिए देते थे, और विशेष करके हमें सीपीएम के लोग बोलते थे ज्योति बाबू को कि लालू को क्यों ये जो मंडल कमीशन जात पात की बातें लोग करता है, तो क्लास स्ट्रगल हमारा। उन्होंने कहा देखो ये सच्चाई है, यथार्थ है, क्लास स्ट्रगल अपने जगह पर है। देखिए हजारों वर्षों से जो वंचितों को, लांछितों को के साथ जो व्यवहार हुआ है, तो ये बात है। इसलिए हमको समर्थन बिहार को इसलिए देते थे कि बिहार में ही रोक कर रखना है सांप्रदायिक ताकतों को। अगर बिहार ढीला हुआ, लेकिन लालू जी आप तो कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, और ऐसे में आप साथ जा रहे हैं, ये सवाल जनता के सामने है। इसको कंक्लूड कर लो ना, तो ना दांत हमारे करने से दांत निकलेगा पेट में, आप ही का डाला। अरे तो जुमड़े नहीं चलते, सब जो बात है दांत अंदर रहता है क्या? दांत में उसमें अतली रहता है, लिवर है, ये है, किडनी है, इस तरह का चीज़ है, दांत थोड़ी है। तो सांप्रदायिकता को अगर हम बिहार में नहीं रोकेंगे तो फिर जम कर जाएगा कलकत्ता में। ये ज्योति बाबू का कहना था। और कलकत्ता में अगर ये जम गया, जाके बिहार ढीला कर दिया था हम लोग, तो फिर ये समझो कि जो आज़ादी के बाद जो कम्युनल राइट्स हुए थे, गांधी बाबा को जाना पड़ा उस तंग और इलाकों में, अब बांग्लादेश के वजह में, तो सांप्रदायिकता हमारी प्रायोरिटी है लालू यादव की और हमारी पार्टी की। ये सब एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री है, अपना है, ये रास्ते की चीज़ें हैं। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने का हमारा बीड़ा है। और आज नया नहीं मैं कर रहा हूँ, हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अकेले हम नहीं लड़े हैं कभी भी, साथ लेकर ही लोगों के साथ हम लड़ते रहे हैं, और हमको सत्ता भी मिला। बिहार की जनता ने हमारा शोहरत, हमारा नाम देश दुनिया में बाहर में गया जब हमने कम्युनल फोर्सेस के ऊपर, उनके छाती पर हमने मूंग दरने का काम किया, और बिहार के लोगों ने जो काम किया। लेकिन लालू जी अब एक सवाल ये भी है कि चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, नीतीश का नेतृत्व होगा, तो ये मान लें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश ही होंगे। नीतीश कुमार का तो नाम हम लोगों ने कहा ना कि जब हमारा ये तो क्लियर कट पहले से भी परसेप्शन था, जब हमने कह दिया, और सही बात है कि हमारे ऊपर केस, हम जब तक कि कुटल नहीं होगा हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हमारे घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर परसेप्शन भी है। राबड़ी जी पहले रही है, राबड़ी जी रही है, राबड़ी देवी की भी एक सीमा, इच्छा वो नहीं है इन चीज़ों को। तो हमने मना किया, मैंने बता दिया सार्वजनिक रूप से। तो नीतीश कुमार को आगे करने का, आगे मतलब अगला मुख्यमंत्री के रूप में हम पेश करने का हम लोगों ने, और मुलायम सिंह जी ने, हम सब लोगों ने सांगो पांग विचार करके बिहार की राजनीतिक हालात को देख करके, लड़ाई तो हमारे सबके नेतृत्व में होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम डंके की चोट पर हम बता रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भाजपा को और उनके एलआई को, उनके मौसम वैज्ञानिकों को, रामविलास जैसे मौसम वैज्ञानिक को। मोदी जिस तरीके से प्रचार करते हैं, आपको लगता है उनका रथ आप लोग रोक पाएंगे? प्रचार का तरीका जिस तरीके से लालू के विपरीत परिस्थिति में ये प्रचार पूरा हवाबाजी हुई, तो हमको 1,08,00,000 वोट हमको मिला। नीतीश कुमार को संभवतः 19 लाख वोट मिला, नीतीश कुमार की पार्टी को। अब आप जोड़िए, मोदी प्रचार करते हैं, हमारी चाहे हमको कोई मेजॉरिटी सब कास्ट वोट दे या नहीं दे, लेकिन सब के चहेते हम हैं, चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो, या जो भी हो। तो हमारा सवाल नहीं है, नीतीश का भी सवाल नहीं है। हम सांप्रदायिक ताकतों को बिल्कुल दूर करेंगे, और पूरे देश में वहीं से हवा बहेगा।
इसलिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने पहले मुलाकात कर ली और वो चाहते थे कि नीतीश सीएम बने, तब आप दबाव में आकर आपने ये फैसला किया। आप लोगों को नहीं मालूम है ये सब बात। वो नीतीश जानते होंगे, हम लोग जानते होंगे। राहुल गांधी से पहले बात सोनिया जी और सोनिया जी के परिवार से है, हमारा अटूट संबंध है, सारी दुनिया जानती है, अटूट संबंध है। इसमें हमको कोई ज़्यादा ये नहीं कि गए तो वो गए तो हम गए नहीं गए। हमारे लगातार हम लोग, आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में भी हमने कहा था कि सोनिया जी का कोई मुकाबला नहीं है। ये सब राहुल गांधी की राजनीति को कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी अपना स्टार्ट किए हैं, हमारी शुभकामना है। एक आखिरी सवाल, आप आगे जा रहे हैं बिहार के चुनाव में, क्या नारा देने जा रहे हैं जनता को? नारा देने जा रहे हैं कि बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, आप चीटे हुए हो, विकास के साथ साथ विनाश से बचो। ये विनाश के तरफ ले जा रहा है। साक्षी जैसा साधु, साक्षी को मैं जानता हूँ। यानी आप कह रहे हैं विकास की बात करते विनाश की तरफ ले जा रहे हैं? विकास के साथ साथ जो विनाश की तरफ ले जा रहा भाजपा आरएसएस, इससे बचो। पीस नहीं रहेगा, शांति और अमन नहीं रहेगा तो प्रोस्पेरिटी नहीं होगी। इसलिए सब आगे बढ़िए बढ़िए। आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता क्या आपको लगता है जमीन पर उस तरीके से मिल पाएंगे? बिल्कुल, सब कंबाइन है, ये सब कंबाइन है। लेट हो गया हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे लालू प्रसाद यादव। दिल्ली से कैमरामैन हेलन के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। दस्तक।